हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। इन्होंने एक बुक भी लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि 1911 में पब्लिश हुई थी। एंड इनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसके अंदर ये बोलते हैं कि आप अकेले काम को अच्छे से नहीं कर सकते एंड सभी काम आप अकेले हैंडल भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने काम को डिवाइड करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने काम को डिवाइड कर देंगे तो वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सेम काम अगेन एंड अगेन करेंगे, तो उनको क्या होगा, उससे स्पेशलाइजेशन मिलेगा एंड आपके जो काम की स्पीड है वो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा इससे। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि काम को आप क्या करें, डिवाइड कर दे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अकेले ना करके। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एकेडमिक्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सभी कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है एंड सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो सब काम कर रहे हैं। इससे क्या है, इफ़िशेंसी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है एंड आपका जो काम है वो स्पेशलिस्ट कर गए होंगे, क्योंकि वो एक ही काम अगेन एंड अगेन कर गए, तो उनको स्पेशलाइजेशन मिल गया है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर द टू की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। Authority facilitate the management to work efficiently and responsibility makes them responsible for the work done under their guidance or leadership. तो इसमें क्या है कि इफ़ आप किसी इंसान को किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो आप उसको साथ में पावर भी दें, उसको अथॉरिटी भी दें कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अब आप केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, अथॉरिटी नहीं देंगे, तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। या आपने केवल उसको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो भी वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेकोर डिपार्टमेंट वाइल प्लानिंग एन इवेंट बट हैज़ नो अथॉरिटी टू मेक डिज़ाइन डिसीजन or contact the vendor to get the work done, no efficiency or productivity will be achieved। कि आपने कोई जो एम्प्लॉय है उसको आपने काम दे दिया है डेकोर डिपार्टमेंट का, बट आपने उसको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी कि वो कैसे वेंडर्स के से कैसे काम करवाए, कैसे वो काम करे, टू कॉन्टैक्ट कौन कौन से वेंडर से वो कॉन्टैक्ट करे, तो वो जो है काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि आपने जो है किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को, मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं एंड आपने अपने जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, आपने उसको काम दे दिया कि आज जो है आप पढ़ाइएगा। अब आपने उसको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन आपने उसको जो है अथॉरिटी नहीं दी कि वो क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, टेस्ट ले या ना ले, डिसीजन मेकिंग कैसे करे, कैसे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे, ये सब आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी। आपने केवल उसको जिम्मेदारी सौंप दी कि आपको ये काम करना है, लेकिन आपने उसको पावर से नहीं दी जो एक टीचर के पास होती है कि टीचर टेस्ट भी ले सकता है, टीचर बच्चों से बीच में क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। तो ऐसे जो है आप काम को अच्छे से नहीं करवा पाएंगे। तो ये इट्स ऑल अबाउट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, इनफैक्ट आपके घर में भी डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। इट इज़ द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। कि डिसिप्लिन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, कि आपके अंदर अनुशासन नहीं है। एम्प्लॉयज़ जो है बिल्कुल काम है 8 घंटे का एंड उसमें से 2-3 घंटे वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं गॉसिपिंग में। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए काम जो है स्मूथली हो सके तो उसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Every employee must follow certain rules and regulations and keep a disciplined attitude in the workplace for smooth working and efficient result। जैसे कि इसलिए आपने देखा होगा कि अब मान लो एक टाइमिंग है कि इस टाइम पे जो है आपको ऑफिस में जाना है, इस टाइम पे छुट्टी होगी, इस टाइम पे आपको आना है। तो ये डिसिप्लिन है, हर चीज़ एक प्री डिफाइंड है कि आपको ये काम ऐसे करना है, इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पर लंच होगा। तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन में है सभी चीज़ें। अब सब कुछ सभी एम्प्लॉयज़ भी अपने अपने टाइम से आते हैं, काम करते हैं, तो
ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथली रन करती है, बट डिसिप्लिन नहीं होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि वन एम्प्लॉय वन बॉस, यानी कि हर एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय है, उसको जो है मिस्टर ए मान लो उसका बॉस है, उसने कोई काम दे दिया एंड उसके बाद मिस्टर बी आया, उसने, वो भी कंपनी का ही बॉस है, उसने बोला कि आप ये काम कीजिए। तो इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले मिस्टर ए का काम कंप्लीट करूं या मिस्टर बी का। तो इससे वो अपना टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो इफ़ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मल्टीपल ऑर्डर मिल गए हैं तो वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन से बॉस की बात सुने, मिस्टर ए की या मिस्टर बी की। तो इसीलिए इसमें ये क्या बोलता है कि जो कमांड उनको मिल गया है वो केवल एक ही बॉस हो उनका, उससे ही मिले। तो ये चीज़ इसके बारे में है कि आपको जो है आपका बॉस एक ही हो, अलग अलग ना हो, एक ही इंसान जो है आपको कमांड दे एंड आप उसका काम करें। According to Fayol, an employee should receive order from only one manager. If an employee work under two or more manager, then authority, discipline and stability are threatened. तो वही authority, discipline, stability कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी है, इफ इन अ कंपनी एन एम्प्लॉय हैज़ बीन गिवन अ टास्क टू फिनिश विद इन 3 to 4 आवर एज ऑर्डर्ड बाय देयर इमीडिएट सुपीरियर, कि 3 से 4 घंटे में आप ये काम कर दो। उसके बाद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आया उसने कहा कि 1 घंटे में आप इस काम को कंप्लीट कीजिए। तो इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, तो इसके अंदर कन्फ्यूजन उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि मैं 3 से 4 घंटे में ये काम कंप्लीट करूँ या ये जो 1 घंटे वाला काम है 1 घंटे में ये काम करूँ, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड यही बोलता है कि वन एम्प्लॉय वन बॉस। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि सबको एक ही दिशा में काम करना है, यानी सभी का एक कॉमन गोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गोल्स के अंदर जो है डिफरेंशिएशन है, अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए एंड उनका प्लान जो है वो भी एक ही होना चाहिए, मल्टीपल प्लान्स नहीं होने चाहिए, मल्टीपल गोल्स नहीं होने चाहिए। वन हेड, वन प्लान, वन गोल, तो ही आप अचीव कर पाएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है यहाँ, डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्टिविटीज विद इन अ डिपार्टमेंट शुड बी मैनेज्ड बाय डिफरेंट मैनेजर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड लेसर इफिशिएंसी विद इन द वर्क फ्लो। यानी कि अलग अलग सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, ताकि शुड बी मैनेज्ड बाय डिफरेंट, अलग अलग मैनेजर्स उसको जो है क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो सबके मैनेजर भी अलग अलग है, सबके हेड भी अलग अलग है एंड सभी जो डिपार्टमेंट्स है उनका एक, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका ये है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, उसका ये गोल है। उसके बाद जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका भी मैच होगा कि हाँ इतना प्रोडक्शन हुआ है, हमें इतनी सेल्स करनी है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट एम्प्लॉय का, एंड जनरल जो आपका जनरल इंटरेस्ट होता है उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सबसे पहले है, उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अपना जो आपका पर्सनल जो बेनिफिट है, जो आपका पर्सनल गोल है उसको आपको सेकेंडरी रखना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तो आपका भी तो प्रमोशन होगा ना, आप भी आगे बढ़ेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी अपने अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो अपने जो बेनिफिट है उनको जो है प्रायोरिटी दे गए हैं बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। तो इसमें यही कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे प्रायोरिटी देनी है, एंड जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो आपका पर्सनल आपके जो गोल्स हैं उनको आपको सेकेंडरी रखना है। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है, पे स्केल है, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे। तो सभी को आपको क्या रखना है, एक फेयर होना चाहिए कि जैसे एक कंपनी है
तो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ है आप उनसे काम तो बहुत ज़्यादा करवा गए हैं लेकिन उनको जो सैलरी दे गए वो बहुत ही कम है, तो ये उनके साथ गलत हो गया। या एक सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा सैलरी दे गए लेकिन उनका काम उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। एंड कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। तो आपको दोनों ही तरफ से फेयर रहना है कि जो कंपनी है उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है ये भी देखना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ है उसके काम की क्या वैल्यू है, वो कितना काम देगा है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो उस हिसाब से आपको एक जस्टिफाइबल सैलरी जो है देनी है। एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, ना तो जेंडर के बेस पे एंड ना ही किसी अदर फैक्टर के बेस पे। तो जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उनके बेस पे ही उनको सैलरी मिलनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ही इंसान कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो केवल टॉप लेवल के जो मैनेजर है उन्हीं के पास है। आप पूछते भी नहीं है मिडिल लेवल के एंड लोअर लेवल के मैनेजर से, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सब आप ही लेते हैं। दैट मीन्स जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बटी हुई है, मतलब टॉप लेवल के मैनेजर में, मिडिल लेवल के मैनेजर में, लोअर लेवल के मैनेजर में, सभी में जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है आपने डिवाइड कर दी है। तो फेयोल क्या बोलते हैं कि ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट पीपल एट पहले हम सेंट्रलाइजेशन देखिए पढ़ते हैं। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट पीपल एट द बॉटम हैव नो अथॉरिटी ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट देयर विल बी नो सुपीरियर अथॉरिटी टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। कि डिसेंट्रलाइजेशन में कोई मतलब सुपीरियर अथॉरिटी है ही नहीं, सब अपने अपने जो है डिसीजंस ले गए हैं। तो इफ कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल होना चाहती है तो ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अच्छा है ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, इसका मिक्स होना चाहिए। यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो टॉप लेवल के मैनेजर करेंगे एंड जो नॉर्मल डिसीजंस है जिनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो मिडिल लेवल के मैनेजर्स करेंगे, लोअर लेवल के मैनेजर्स करेंगे। इससे उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ हमसे जो है सजेशंस लिया गया, हमें इनिशिएटिव दिया गया, हमें जो है हमसे पूछा गया, राइट। तो उनको भी अच्छा फील होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो सेंट्रलाइज्ड है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, ये है चेन ऑफ अथॉरिटी कि एक चेन में ही कम्युनिकेशन होगी। इसमें क्या होता है, ऑन दिस प्रिंसिपल हाईलाइट दैट द हायरार्की स्टेप शुड बी फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट। जैसे कि ए ने जो है ए से नीचे बी है, ए ने कोई बात बताई बी को, बी ने ऑर्डर दिया सी को, सी से नीचे डी है। इस तरह से एक जो है चेन बनती है। तो ये जो है चेन को तोड़ नहीं सकते। जैसे डी को कोई बात पहुंचानी है ए तक तो डी पहले सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। इस तरह से जो है एक स्केलर चेन होती है। जैसे एग्जाम्पल है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्पेसिफिक चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ सुपीरियर लाइक द फाउंडर और सीईओ टू द लोएस्ट लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉलोइंग अ हायरार्की फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कि ऐसा नहीं होगा कि मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा इसमें, बट इसमें एक है कि मान लो बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है एंड डी को कोई बात डायरेक्टली ए को बतानी है, तो ऐसा नहीं है कि वो बता ही नहीं सकता। ऐसे में वो इसको जो है तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं हम उसे, गैंग प्लैंक। जब इमरजेंसी में आप इस स्केलर चेन को ब्रेक कर देते हो, डी डायरेक्ट जो है अपनी बात ए तक पहुंचा देता है, जबकि होना क्या चाहिए था, डी सी को बताता, सी बी को बताता, बी ए को बताता, बट डी ने डायरेक्ट ए से कॉन्टैक्ट किया। इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको बतानी थी ए को कोई बात विच इज़ इम्पोर्टेंट, तो वो डायरेक्ट बता सकता है। एंड जब वो इसे तोड़ता है इसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। उसके बाद है ऑर्डर। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव फेवरेबल वर्क कल्चर। इसका मतलब ये है कि सभी चीज़ों की, सभी टूल्स की एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। इनफैक्ट सभी एम्प्लॉयज़ का, सभी इंडिविजुअल्स का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबका एक प्रॉपर प्लेस जो है फिक्स्ड होना चाहिए। कि जैसे आपने देखा होगा कंपनी के अंदर सबकी एक फिक्स्ड प्लेस होता है कि ये मिस्टर ए जो है वो यहाँ बैठते हैं, मिस्टर बी यहाँ बैठते हैं, मिस्टर सी यहाँ बैठते हैं, सबका है
है ना कि मिस्टर जो कंपनी के सीईओ हैं उनका जो कैबिन है वो ये है, ये जो टूल्स है वो यहाँ मिलेंगे, इससे रिलेटेड जो टूल्स है वो वहाँ मिलेंगे। तो सभी जो चीज़ें हैं, जो भी टूल्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उन सब का एक फिक्स्ड प्लेस है। तो यानी सब कुछ क्या है, ऑर्डर के अंदर है। तो इससे क्या है, सभी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है। एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ डेजिग्नेटेड स्पेस एंड द राइट टूल और इक्विपमेंट टू कंप्लीट देयर वर्क इफिशिएंटली। तो इससे वो जब उनके पास जो है, उन्हें पता होगा कि कौन कौन से टूल्स कहाँ रखे हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट्स उनको चाहिए वो रखे हुए हैं, उसका एक फिक्स्ड प्लेस है, तो वो इफिशिएंटली अपना काम कर पाएंगे। एंड ऐसा नहीं होगा तो आधा टाइम तो ढूंढने में ही लग जाएगा। एम्प्लॉयज़ का भी प्रॉपर प्लेस फिक्स्ड नहीं होगा तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये यहाँ जो है मेरी सीट है या यहाँ मुझे बैठना है, या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी समान है। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि आपको सबको सेम सैलरी देनी है, नहीं। इक्विटी का मतलब ये है कि सभी को आपको जो है ना एक इक्वल आपको जो है उन्हें वैल्यू देनी है, यानी कि आपको किसी भी बेसिस पे उनके अंदर भेदभाव नहीं करना, ना तो जेंडर के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, किसी भी बेस पे आपको जो है उनके बीच में भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो आपको सभी को एक समान मानना है, सभी को एक ही तरह से ट्रीट करना है कि चाहे आपकी कंपनी का जो मैनेजर है आप उनसे भी अच्छे से बात करेंगे, उनको भी अच्छे से ट्रीट करेंगे, एंड जो कंपनी का जो पियोन है या जो सिक्योरिटी गार्ड है आप उनसे भी अच्छे से बात करेंगे, उनको भी सेम रिस्पेक्ट देंगे, सेम ट्रीटमेंट देंगे जो कि आप एक मैनेजर को दे रहे हैं कंपनी के। सो दैट इज अबाउट इक्विटी। उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपकी जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वो उनका जो है मतलब छोड़ के जा गए बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब an employee deliver the best if they feel secure in their job. It is the duty of the management to offer job security to their employee. ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय है उसने 5 to 6 days का हॉलीडे लिया एंड आपने उसको जॉब से निकाल दिया। तो एक सिक्योरिटी उनको फील होनी चाहिए कि हाँ जो जॉब हमें मिली है वो सिक्योर है, एंड इससे दोनों का ही लॉस है। एक तो एम्प्लॉय है उसका भी लॉस हो गया कि उसकी जॉब चली गई, है ना, एंड जो आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी लॉस है, क्योंकि आपने हो सकता है जब उस एम्प्लॉय को लगाया होगा, आपने उसे ट्रेनिंग दी होगी, आपने उसे काम सिखाया होगा, उसको सब कुछ बताया होगा, वो कई सालों से आपकी 2-3 सालों से आपकी कंपनी में जो है काम कर रहा है। अब आप नए एम्प्लॉय को लगाएंगे तो आपको अगेन उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अगेन सब कुछ सिखाना पड़ेगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा, आपका भी लॉस है, जो कंपनी है उसका भी लॉस है, एंड जो एम्प्लॉय है उसका भी लॉस है। तो इसीलिए एक स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रखनी है कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद है इनिशिएटिव। द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो मैनेजमेंट है उसको जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले। कि वो मान लो कोई एम्प्लॉय है उसके पास कोई आइडिया है कि हम इस तरह से काम करें तो ऐसे कर सकते हैं, राइट। कोई आइडिया है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि आपको उसको मतलब बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको जो है उन्हें एक इनिशिएटिव लेने देना है। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, आपको उनकी बात सुननी है, उनके आइडिया को सुनना है। हो सकता है कि वो बहुत ही जो है अच्छा आइडिया लेके आए हो जो कि बहुत ही अच्छा साबित हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो taking suggestions from employees regarding their specific department can make them feel seen in an authoritative position and can give them a sense of achieving something for the team। कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट, उसने ये बोला कि देखिए हमें जो है इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इतना जो है परसेंटेज वेस्ट हो जाता है। तो आपको उसकी बात सुननी है, आपको जो है ये चीज़ इसको एनालाइज भी करना है एंड इसमें चेंजेस भी करने हैं। तो इससे क्या होगा, उसको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ किया है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ किया है, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा एंड वो अब ज़्यादा सोचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे। अब लास्ट है एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, यानी सबको टीम स्पिरिट में एक साथ मिलके काम करना है।
रिप्लेस आई विद वी, आपको आई की जगह कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, ऐसे लाइंस यूज़ ना करके आपको ऐसे बोलना है कि हमने ये किया, हम सब ने मिलके ये किया है, ये हम सब का इंस्टीट्यूशन है, ये सब हम सब की कंपनी है। ऐसे आपको जो है आई, मैं की जगह आपको हम का यूज़ करना है, आई की जगह वी का यूज़ करना है, एंड सबको ऐसे दिखाना है, मतलब सभी को एक साथ मिलजुल के लाना है। सब एक साथ मिल के जब एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे तो इससे जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी कंपनी है, वो काफ़ी आगे तक जाएगी। तो इसीलिए इसी का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, मिल के काम करना है। तो जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ये देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि आपको आई को रिप्लेस करना है वी के साथ। ओके, सो ये थे सभी आपके 14 प्रिंसिपल्स जो कि फेयोल ने दिए। सो दीज आर 14 principles of Henry Fayol: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization versus decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, aspect the group। तो ये सब जो है आपके 14 प्रिंसिपल्स थे। एंड ये है वो व्यक्ति जिन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए। सो थैंक यू सो मच।